हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएससी अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, अभी हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस 15 नवंबर 2020 के हुए एग्जाम के इंग्लिश के क्वेश्चंस को। ठीक, आपका एसएससी सीजीएल जो है फॉर्म फिलअप हुआ था 2019 में। एग्जाम जो है इसका कंडक्ट हुए 2020 में, प्रीलिम्स और मेंस। ठीक, तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो है हम लोग 2020 के सीजीएल का वो हम लोग सोल्व कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। अभी हम लोग कर रहे हैं सीजीएल के मेंस के क्वेश्चंस को। मेंस का एग्जाम जो है आपका 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर 2020 को हुआ था। तो हम लोग अभी जो है 15 नवंबर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं सॉल्यूशन। मेंस में 200 क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको जो है हम लोग 4 पार्ट में कर रहे हैं, 50-50 क्वेश्चंस करके। ठीक, तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहां से आकर प्रीवियस लेसन्स को देख सकते हैं। आज हम करेंगे पार्ट 3 और कल आपको मिलेगा पार्ट 4। तो आपका एक जो 15 नवंबर 2020 के जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग सीजीएल मेंस के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने टारगेट रखा था कि जो भी एग्जाम एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, फेज 7, फेज 8, इस तरह से जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं एसएससी के द्वारा, ठीक, तो उनके लिए जो हम लोग प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन कर लें। तो उसके लिए जो है हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक से सॉल्यूशन किया है 2016, 2018, 2019 और अभी हम लोग कर रहे हैं 2020। ठीक, तो सबका जो है सेपरेट प्लेलिस्ट आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं लेसन को। लेसन हमारा शुरू हो रहा है कि आपको एक कंप्रिहेंशन दिया गया है। देखिए यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन आफ्टर इट। यानी कि आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़कर आपको इसके बेस्ड पर जो है क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक, तो पैसेज को जब भी आप पढ़ें, मतलब पैसेज को जब भी आप सोल्व करें, तो आप एक बार पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ लें। ठीक, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें समझ में आ जाए कि आखिर पैसेज किस बारे में बात किया जा रहा है। पैसेज बनाने के समय 2-3 चीजों का आप ध्यान जरूर रखें कि एक बार पैसेज पढ़ने के बाद ये अंडरस्टैंडिंग आपका बन जाए कि आखिर पैसेज किसके बारे में है। ठीक, किसके बारे में है, यानी कि अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग इन दिस पैसेज, यानी किसके बारे में जो है पैसेज को पढ़ रहे हैं। तो ये अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, तो आप जो है उसके बाद ये देखें कि ये जो आपका पैसेज दिया गया है, ठीक, किस आखिर जो है किस चीज पर हाईलाइटेड ज्यादा है। ठीक, किस चीज पर ज्यादा हाईलाइटेड है, मींस कि इसका कंसिक्वेंसेस का निकल रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है या फिर पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा है। ठीक, अगर इन चीजों को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप जो है क्वेश्चंस को जो है जल्दी से बना पाएंगे, उनका आंसर जल्दी से दे पाएंगे। चलिए फिर हम लोग पढ़ते हैं इस पैसेज को, पूरे कंप्लीट पढ़ेंगे, उसके बाद इसके बेस्ड पर जो 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं हम उसे सोल्व करेंगे। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। द सिल्स, सिल्क ये जो वर्ड है, ये इसका अर्थ होता है स्वीडन हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं। स्वीडन एक देश है, ठीक, इससे इसमें यहाँ जो हॉर्टिकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवान। ठीक, बागवान, तो जो स्वीडन में लोग बागवान से संबंधित जो लोग हैं वो उनको हम लोग बोलते हैं सेल्ट। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। द सेल्स हु लिव्ड इन ब्रिटेन बिफोर द रोमन इन्वेंशन, वो जो ब्रिटेन में रहते थे रोमन आक्रमण के समय, इन्वेशन यानी कि आक्रमण। ठीक, तो रोमन आक्रमण के पहले जो लोग ब्रिटेन में रहते थे 43 एडी, ठीक, कुड बी सेड टू हैव क्रिएटेड द फर्स्ट टाउन, तो उन्हें माना जाता है कि उन्होंने जो है पहला शहर स्थापित किया था। टू हैव क्रिएटेड द फर्स्ट टाउन्स, ठीक, यानी कि हम ऐसा मानते हैं कि उन्होंने जो है पहला शहर स्थापित किया था। कौन? द सेल्स। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। सेल्स इन साउदर्न इंग्लैंड, सिल्ट जो कि दक्षिण इंग्लैंड में रहते थे, लिव्ड इन हिल फोर्ट्स यानी कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर। ठीक, वे विच वेयर क्वाइट लार्ज सेटलमेंट्स। देखिए यहाँ पर जो विच यूज हुआ है किसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, दर्शाने के लिए हुआ है, तो ये फोर्ट्स को। ठीक, क्योंकि देखिए ये निर्जीव चीज है फोर्ट, तो यहाँ पर इसको दर्शाने के लिए हम लोग ने क्या यूज किया? विच का यूज किया। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, हु और विच का यूज। तो यहाँ पर विच का यूज हुआ, विच वेयर क्वाइट लार्ज सेटलमेंट, जो कि काफी लंबे, काफी बड़े जो है सेटलमेंट्स होते थे, यानी कि आप उसमें रह सकते थे। ठीक, सम प्रोबेबली है 1000 ऑफ इनहेबिटेंट्स, यानी कि वहां पर जो है लगभग 1000 निवास रहते थे। ठीक, यानी कि 1000 निवासी जो है वहां पर रहते थे। प्रोबेबली यानी कि लगभग, इनहेबिटेंट्स यानी कि आपका आवास स्थान। ठीक, दे वेयर प्लेसेस ऑफ ट्रेड, यानी कि वो जो स्थान था आपका ट्रेड करने का था। ट्रेड मतलब क्या हो गया? व्यापार। वेयर पीपुल बाउट, जहां पर लोग बाउट यानी खरीदते थे, एंड सोल्ड बेचते थे, गुड्स यानी कि सामानों को, एंड ऑल्सो प्लेसेस वेयर क्राफ्ट्समैन वर्कड, और वो भी स्थान था जहां पर क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन यानी कि कारीगर, जहां पे कारीगर जो है अपना काम भी करते थे। ठीक, द रोमन्स कॉल्ड देम ओडिपा, सॉरी ओपीडा।
जो रोमन्स के लोग जो हैं उन्हें क्या बोलते थे, ओपीडा बोलते थे। किनको, जो सेल्स लोग हैं जो रहते थे, ठीक, वहां पे। However, the Romans created the first settlements। जो भी हो, जो रोमन हैं उन्होंने पहला सेटलमेंट स्थापित किया, that were undoubtedly towns, जो निसंदेह टाउन्स था यानी कि शहर था। रोमन टाउन्स वेर यूजुअली लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न। रोमन के जो शहर थे वो सामान्यतः जो है ग्रिड पैटर्न में रहते थे, ठीक, ग्रिड पैटर्न में आपके रहते थे जो भी रोमन साम्राज्य के जो शहर थे, ठीक। ग्रिड मतलब हो गया कि जैसे बड़े बड़े जाल टाइप के, इस तरह से जो है उनके टाउन्स रहते थे, मतलब कि इस पद्धति पर आधारित थे, ठीक। इन द सेंटर वाज द फोरम और मार्केट प्लेस, जो आपका केंद्र है, ठीक, वहां पे आपका मार्केट प्लेस हुआ करता था। इट वॉज लाइंड विद पब्लिक बिल्डिंग्स, और यह जो है पब्लिक बिल्डिंग्स इसके आसपास से गुजरती थी, मतलब कि ये आपका पब्लिक बिल्डिंग और इसके बीच में जो है आपका मार्केट हो गया, ठीक। लाइफ इन रोमन टाउन्स वाज हाईली सिविलाइज्ड, जो जिंदगी था रोमन टाउन्स में वो बहुत ही सभ्य था। विथ पब्लिक वाच एंड टेम्पल्स, वहां पर जो है पब्लिक वाच भी थे और टेम्पल्स थे यानी कि मंदिर है। फ्रॉम द 5th century एंगल्स फ्रॉम द 5th century एंजल्स, सेक्शंस एंड ज्यूड्स इन्वेडेड इंग्लैंड, यानी कि 5वीं शताब्दी के आसपास में एंजल्स ने, सेक्शंस और ज्यूड्स ने इन्वेड किया इंग्लैंड को। इन्वेड यानी कि आक्रमण, हमला करना, ठीक। एट फर्स्ट द इन्वेडर्स अवॉइडेड लिविंग इन टाउन्स, यानी कि सबसे पहले जो इन्वेडर्स हैं, जो आक्रमणकारी हैं, उन्होंने टाउन्स में रहने से बचा। अवॉइड यानी कि टालना उस चीज को, उस चीज से बचा। हाउएवर एज ट्रेड ग्रू सम टाउन्स ग्रू अप, जैसे जैसे जो है आपका ट्रेड विकसित हुआ जो है, उसके बाद शहर भी विकसित होते चले गए। लंदन रिवाइव्ड बाय द 7th century, लंदन जो है पुनर्जीवित हुआ यानी कि उसमें नई जान आ गई 7th century के आसपास में। ऑल्दो द सैक्सन टाउन्स वाज एट फर्स्ट आउटसाइड द वॉल्स ऑफ द ओल्ड रोमन टाउन, जो सेक्शन था वो सबसे पहले वॉल के उस साइड जो है, मतलब कि रोमन टाउन के जो बाहरी हिस्सा था उस तरफ था, ठीक। साउथहैम्पटन वाज फाउंडेड एट द एंड ऑफ 7th century, जो साउथहैम्पटन था वो 7वीं शताब्दी में खोजा गया था। हेयरफोर्ड वाज फाउंडेड इन 8वीं शताब्दी, ठीक। फर्दर मोर आगे अगर हम चीज को देखें तो इप्सिप ग्रू इन द 8th century, जो इप्सिप है वो 8th century में ग्रू हुआ और यॉर्क रिवाइव्ड, ठीक, और जो यॉर्क है वो पुनर्जीवित हुआ। हाउएवर टाउन्स वेर रेयर इन सेक्शन, जो टाउन्स थे वो बहुत ही दुर्लभ थे सेक्शन इंग्लैंड में। अनटिल द लेट 9th century, यानी कि 9वीं शताब्दी के पहले पहले तक जो है बहुत ही कम मात्रा में शहर जो है वो देखे जाते थे सेक्शन में, ठीक। एट दैट टाइम यानी कि उस समय अल्फ्रेड द ग्रेट क्रिएटेड अ नेटवर्क ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स, उस समय जो है अल्फ्रेड जो महान थे, क्रिएटेड अ नेटवर्क ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स, फोर्टिफाइड यानी कि किलेबंदी से संबंधी जो आपका रहने का स्थान हो गया, उन्होंने जो है इस तरह का घर बनाया। अक्रॉस हिज किंगडम कॉल्ड बुर, ठीक, यानी कि इस तरह के जो किंगडम है यहाँ पे उन्हें बोला जाता था वर, ठीक। इन द इवेंट ऑफ अ दानिश अटैक, यानी कि एक दानिश अटैक हुआ, मेन कुड गैदर इन लोकल वर, ठीक, मेन जो है उनको गैदर किया जाता था, इकट्ठित किया जाता था एक लोकल वर में, ठीक। हाउएवर वर वेयर मोर देन फोर्ट्स, यानी कि जो वर्थ हैं वो किले से ज्यादा थे, ठीक, यानी कि ये जो है आपका फूला, ठीक, ये ज्यादा था। दे वेर ऑल्सो मार्केट टाउन्स, वो जो है मार्केट टाउन्स भी होते थे। सम वर वेयर स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच, कुछ वर जो है वो अस्थायी थे। स्क्रैच मतलब होता है खरोच, दाग, या फिर इसका मतलब अस्थायी होता है। बट मेनी वेयर क्रिएटेड आउट ऑफ द ruins ऑफ ओल्ड रोमन टाउन्स, लेकिन बहुत सारे जो क्रिएट किए गए थे वो जो ओल्ड रोमन टाउन्स जब बर्बाद हुआ उसके बाद जो है उन्हें क्रिएट किया गया था। प्लेसेस लाइक विंस्टर रोज, यानी कि जगह जो विंस्टर रोज हो गए, फोनिक्स हो गए, फ्रॉम द एसेस ऑफ हिस्ट्री, ये हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। द थिंग दैट वुड स्ट्राइक अस मोर अबाउट मेडिएवल टाउन्स, यानी कि जो सबसे ज्यादा चीज जो हमें दिखती है, स्ट्राइक करती है हमारे दिमाग में अबाउट मेडिएवल टाउन्स, यानी कि मध्यम जो आपका समय था इतिहास का, उस समय के जो शहर थे, वुड बी देयर स्मॉल साइज, यानी कि उनके छोटे साइज होने का, ये हमें सबसे ज्यादा स्ट्राइक करता है हमारे दिमाग में। विंचेस्टर द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, जो कैपिटल था इंग्लैंड का विंचेस्टर, प्रोबेबली हैड अबाउट 8,000 पीपल, वहां पर 8,000 लोग रहते थे। एट दैट टाइम अ लार्ज टाउन लाइक लिंकन और ड्यूब्लिन हैड अबाउट 4,000 और 5,000 इनहेबिटेंट्स एंड अ मीडियम साइज टाउन लाइक कल्चर अबाउट 25,000, यानी कि जो लिंकन थे और ड्यूब्लिन जैसे जो शहर थे वहां पे आप 4 से 5,000 व्यक्तियों को देखते थे, यानी कि रहने वाले लोगों को, और जो छोटे थे कॉल्स्टर जैसे वहां पे आप 2500 पीपल को देखते थे, रहते थे वहां, ठीक। मेनी टाउन्स वेयर मच स्मॉलर, बहुत सारे जो टाउन्स थे वो छोटे थे। हाउएवर ड्यूरिंग द 12th and 13th century, जो भी हो 12वीं और 13वीं शताब्दी में, मोस्ट टाउन्स ग्रू मच लार्जर,
तो बहुत सारे जो टाउन्स हैं वो बड़े अब होते चले गए। फर्दर मोर मेनी न्यू टाउन्स वेयर क्रिएटेड अक्रॉस ब्रिटेन, बहुत सारे जो बड़े बड़े टाउन्स हैं वो ब्रिटेन में जो है बनते चले गए। ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इंक्रीजिंग, जो ट्रेड आपका है, जो आपका बिजनेस हुआ, ठीक, व्यापार हुआ, वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए। देयर वाज अ नीड फॉर न्यू टाउन्स, और वहाँ पर जो है जरूरत पड़ी, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आपको ज़रूरतें भी बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पर जो है आपको नए टाउन्स की भी ज़रूरत पड़ी। सम वेयर क्रिएटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग विलेज, कुछ को जो है जो पहले से जो विलेजेस थे उनमें ही बनाया गया बड़े शहर। बट सम वेयर क्रिएटेड फ्रॉम स्क्रैच, और कुछ जो है अस्थायी रूप से बनाए गए थे। इन दोज डेज यू कुड क्रिएट अ टाउन, इन दोज डेज यानी कि उस समय यू कुड क्रिएट, देखिए यहाँ पर दोज यानी कि पास्ट में बात हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए कैन का जो है पास्ट फॉर्म यूज हुआ है कुड का, तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यू कुड क्रिएट अ टाउन सिंपली बाय स्टार्टिंग अ मार्केट, यानी कि आप एक मार्केट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है आपका जो है छोटा छोटा वहाँ पर जो है रहने का, बसने का जो है आपका ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगता है, ठीक। जैसा कि आजकल के हम समय में देखते हैं कि कहीं पर एक मॉल खुला तो उसके आसपास में जो है कुछ चाय वाले, कुछ मतलब जो नाश्ता वगैरह ये सब, फिर धीरे धीरे जो है वहां पर लोग भी बसने लगते हैं, ठीक। देर वेर फ्यू शॉप्स, वहां पर कुछ दुकानें थी, देखिए आगे पढ़ते हैं। सो इफ यू विश टू बाय और सेल सम एनीथिंग यू हैड टू गो टू मार्केट, ठीक। वंस वन वाज अप एंड रनिंग, क्राफ्ट्समैन एंड मर्चेंट्स वुड कम टू लिव इन द एरिया एंड टाउन वुड ग्रो, तो जहां पर आप देखते हैं कि क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट जो हैं आते हैं रहने के लिए, और वो जो शहर है आपका धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है, ठीक। अब इसके बेस्ड पर जो है हमको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। तो हम लोगों ने पैसेज पढ़ा, उसका अर्थ समझा, ठीक। अब इसके बेस पे चलिए हम लोग आंसर देते हैं। व्हेन वाज साउंटन फाउंडेड, तो साउंटन जो है वो कब फाउंड हुआ था? अगर आप ऊपर स्क्रॉल करके देखेंगे इस लेसन का आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है द एमपीटीएस अकेडमी, ठीक। तो आप उसे ज्वाइन करिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, बनाइएगा, ठीक। और भी क्वेश्चन जो हैं आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एग्जाम के पहले जो है आप इन पीडीएफ्स को खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और फिर इसका सॉल्यूशन तो आपको यूट्यूब पे मिल ही रहा है, तो आप आराम से उन लेसन्स का जो उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आराम से देख के एग्जाम को देने जाइएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक। 7वीं शताब्दी में जो है साउथन फाउंड हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग मेडिएवल टाइम्स, तो मेडिएवल टाइम के समय इंग्लैंड का जो है कैपिटल कौन था? तो हम लोगों ने पढ़ा था विंचेस्टर। क्वेश्चन नंबर 28, एट फर्स्ट द इन्वेडर्स अवॉइड लिविंग इन टाउन्स, यानी कि पहले जो है इन्वेडर्स अवॉइड करते थे टाउन्स में रहने के लिए। हु इज आर बीइंग रेफर टू एज इन्वेडर्स, तो इन्वेडर्स जो हैं किनको यहाँ पर रेफर किया जा रहा है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सैक्सन्स हैं, एंगल्स हैं और ज्यूट्स हैं, उन्होंने जो है इन्वेट किया था इंग्लैंड में, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द पैसेज मेनली टॉक्स अबाउट, देखिए इसका यही सार होता है कि आखिर समझने से आप जो है इस पैसेज को समझने से आप क्या समझें, मतलब जो आपने पैसेज पढ़ा तो आपने इससे क्या समझा, यहाँ पर यही क्वेश्चन आता है कि द पैसेज मेनली टॉक्स अबाउट, यानी कि यह जो पैसेज है किस बारे में मुख्यतः बात करता है, ठीक। तो वो करता है आपका जो इंग्लैंड है, जो आपका इंग्लैंड है, और उसमें जो हमेशा आप देख रहे हैं कि टाउन्स के बारे में बात हुआ, ठीक। तो यहाँ पर जो इंग्लैंड में जो टाउन्स हैं उनके इतिहास के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, द हिस्ट्री ऑफ टाउन्स इन इंग्लैंड, राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग, देखिए यहाँ पर जो है आपको बताना है कि फाउंड का अर्थ क्या होता है। फाउंड मतलब हो गया क्रिएटेड यानी कि बनाना, डिक्लाइन यानी कि कम होना, ड्विंडल का अर्थ होता है कम होना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको ऑलरेडी पीडीएफ दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे सिनोनिम और एंटोनिम का, ठीक। तो आप लगभग 20 से 22 दिन स्क्रॉल करके पहले जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको बहुत सारे पीडीएफ जो हैं देखने को मिलेंगे सिनोनिम एंटोनिम के नाम से, ठीक। तो आप जरूर उन पीडीएफ्स को डाउनलोड करिए, तो ये सारे वर्ड्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, सारे एमबी पब्लिकेशन बुक्स और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे आपको वहां पर बताए गए हैं, ठीक। तो देखिए डिक्लाइन मतलब क्या हो गया, ड्विंडल यानी कि कम होना, फोर्टिफाइड यानी कि उसको जो है किलाबंदी करना, किलाबंदी यानी कि आपने उसको सुरक्षित किया, तो प्रोटेक्टेड यानी कि ए का हो गया 2, बी का हो गया 3 और सी का हो गया 1, यानी कि यहाँ पर देखिए कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है आपके लिए एंटोनिम और सिनोनिम मतलब वर्ड मीनिंग का यहाँ पर खेल है, तो सारे वर्ड्स हमें याद है, आपको जो है याद कर लेना है। अगर आपको नहीं याद है आप इसे लिख कर याद कर लीजिएगा, लेसन को 2 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन 31 यहाँ पे आपको है पूछा गया है, वी वेर द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ टाउन इन इंग्लैंड, तो सबसे पहले जो निर्माणकर्ता कौन थे शहर बनाने वाले इंग्लैंड में? रोमन्स थे, एंजल्स थे, सैक्सॉन्स थे या फिर सेल्स थे? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वो रोमन थे, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, ठीक।
सॉरी सेल्स थे वहां पे, जो सेल्स से हम लोगों ने एकदम फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था कि सबसे पहले जो है सेल्ट ने बनाया था। राइट आंसर इज द ये। और ये सेल्ट कौन थे? स्वीडन हॉर्टिकल्चर से संबंधित लोग थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। द हील फोर्स ऑफ सेल्स वेयर कॉल्ड, जो हील फोर्स थे सेल्ट के, उन्हें हम लोग क्या बोलते थे? उन्हें हम लोग बोलते थे ओपीडा, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट ले इन द सेंटर ऑफ रोमन टाउन्स, तो रोमन टाउन्स के सेंटर में क्या था हम लोगों ने पढ़ा? मार्केट प्लेसेस थे। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखिए अगर आपने पैसेज को अच्छे से समझा है तो आपको ऊपर स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपके दिमाग में सारी चीजें हैं, आप समझ चुके हैं अच्छे से, और फिर यहाँ पे बस आपको आंसर देते चले जाना है। ठीक, समवेयर क्रिएटेड फ्रॉम स्क्रैच, द टाउन्स व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच वेयर क्रिएटेड बाय फर्स्ट। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा ये जा रहा है कि कुछ जो है शहरें वो अस्थायी रूप से बनी थी। द टाउन्स विच स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, जो टाउन्स अस्थायी रूप से बने थे, वेयर क्रिएटेड बाय फर्स्ट, जो जिन्हें पहले बार में किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो उसे बनाया गया था टू स्टार्ट अ मार्केट, यानी कि मार्केट उसमें बसने के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि अल्फ्रेड द ग्रेट क्रिएटेड फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स अक्रॉस हिज किंगडम मेनली बिकॉज, जो अल्फ्रेड जो ग्रेट थे उन्होंने फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स क्यों बनाया अपने साम्राज्य में? क्योंकि वो जो चाहते थे कि जो डैनिश अटैक्स हैं उनको वो जो है बचा सके, उससे जो है सबको आश्रय दे सके। ठीक, तो राइट आंसर इज यहाँ पे ऑप्शन सी। तो ये सारे अर्थ हम लोग पढ़ चुके हैं पैसेज का, उसके बाद हमने यहाँ पर आंसर दिया। चलिए अब हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 120 तक कर लिया था। ठीक, ये पैसेज जो है आपको दो पैसेज है, तो एक पैसेज आज हम लोगों ने कर लिया, कल एक पैसेज आपको मिल जाएगा। 50 क्वेश्चंस और अभी रिमेनिंग है। ठीक, तो 50 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है, पार्ट 4 में आपको करा दिया जाएगा। ये पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 121, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसको आपको सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है? इसके लिए हम लोगों ने सीखा है कि सबसे पहले तो है आप चारों सेंटेंसेस को पढ़िए। ठीक, चारों सेंटेंसेस को आप पढ़िएगा जब, तो आपको इस चीज को समझना होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है। ठीक, और इसका जो है हम आपको बहुत सारा ट्रिक भी बता चुके हैं। ठीक, ऑलरेडी जो है प्रीवियस लेसन्स अगर आप फॉलो कर रहे होंगे रेगुलरली, तो हम आपको इसका ट्रिक भी बता चुके हैं कि आप जल्दी से कैसे कोई सब्जेक्ट को चूज करेंगे, कैसे आप सेंटेंस कहीं पर ये फिनिश हो रहा है तो हम कैसे इसको कनेक्ट करेंगे आगे जाकर। ठीक, तो ये सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस जो बनेगा वो सबसे पहले देखिए, कोई व्यक्ति है, टॉम और वेन, यही आपका सब्जेक्ट बनने वाला है। तो देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी में बेन का यूज हुआ है, यानी कि कोई व्यक्ति बेन है, और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है आपका टॉम। ठीक, तो यहां पर जो है या तो आपका बेन से शुरू होगा या तो आपका टॉम से शुरू होगा। ठीक, तो अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो डी सी सी डी, यानी कि या तो टॉम से बन रहा है या तो बेन से बन रहा है। ठीक, आपको यही लेकर चलना है। ठीक, तो यहां पर देखिए और कोई ऑप्शंस तो है नहीं, ना आपका ऑप्शन ए से कोई शुरू हो रहा है और ना ही आपका कोई ऑप्शन बी से शुरू हो रहा है। ठीक, यानी कि सी और डी से ही आपका सेंटेंस जो है शुरू होगा। ठीक, तो यहां पर आप सेंटेंसेस को पढ़िए आराम से। टॉम टुक अप हिज ब्रश एंड कामली रिज्यूम्ड हिज वर्क, टॉम ने अपने ब्रश को किया, मतलब अपना ब्रश किया उन्होंने, और शांति से अपने काम को शुरू कर दिया, यानी कि डी से अगर हम लेकर चलते हैं। ठीक, तो अगर हम सिर्फ अब ये अज्यूम कर रहे हैं तो हमारे ये दो ऑप्शंस एलिमिनेट यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक, ये दो ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर हो गया कि टॉम ने अपना ब्रश कर लिया और वो अपना काम को शुरू कर लिए फिर से। ठीक, बेन रोजर्स केम इनटू व्यू प्रेजेंटली, द वेरी बॉय whose ridicule he had been reading, बेन रॉजर्स केम इनटू व्यू प्रेजेंटली, बेन रॉजर्स जो है वो अचानक से वहां पर आया। द वेरी बॉय हुज रेडिक्यूल, यानी कि जिसका हंसाने का तरीका, जो मजाक करने का तरीका वो सह रहा था। कौन सह रहा था? तो बेन सह रहा था। किसका मजाक? तो बेन का मजाक। ठीक, यानी कि डी के बाद आपका आया है बी। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका डी है बी है, उसके बाद आते हैं बेन वाज ईटिंग एन एप्पल एंड सीम टू बी इन हाई स्पिरिट्स, और वो जो इतना जो मजाक कर रहा था, हंसकर जो वो कर रहा था, इतने मजाकें जिसको टॉम सह रहा था, तो वो जो है दिख रहा था कि वो काफी हाई स्पिरिट्स में, यानी कि उत्साह में है। ठीक, टॉम वेंट ऑन डिपिंग द ब्रश इनटू द पेंट एंड वाइट वॉशिंग द फेंस एंड पेड नो अटेंशन टू बेन, लेकिन टॉम जो है उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका लास्ट आएगा वो आएगा आपका सी। तो राइट आंसर इज आपका ऑप्शन डी।
ठीक, तो इस तरह से जो है आप सेंटेंसेस को कनेक्ट करिए। यहाँ पर तो बस हम आपको बोले कि दो ऑप्शंस आप एलिमिनेट करिए और इसके बाद ये जो दो ऑप्शंस हैं आप इसको लेकर चलिए, लेकिन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपको चारों सेंटेंसेस को पढ़कर कैसे जो है आपको बनाना है। तो प्रीवियस लेसन्स को आप फॉलो करिए। हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन 2016 में भी किया है, 2018 किया है, 2019 किया है, अभी हम लोग 2020 भी कर रहे हैं। आपको बहुत सारे लेसन जो है ऐसे मिलेंगे जिसमें हम आपको ट्रिक ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे आपको सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है। और ये तो हो गया ट्रिक, लेकिन अगर आप इस चीज को सही से समझेंगे तो आपको इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप आराम से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, बस आपको इस पर प्रैक्टिस करना है। सीजीएल मेंस में आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चंस आते हैं और आ भी रहे हैं, जैसा कि हम लोग देखे हैं प्रीवियस दो लेसन्स में लगभग 4 से 5 हम लोग 7 या 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया PQRS पे। आज हम लोग करेंगे 3 से 4, फिर आपको कल 3 से 4 मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से जो है आपके लिए 20 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। हम हमेशा जो है फोकस करते हैं इस पर कि आप ज्यादा प्रैक्टिस करें। ट्रिक वगैरह तो है, वो तो आपको जब प्रैक्टिस आप करते जाएंगे, आप जब इसमें खुद ज्यादा से ज्यादा बेहतर होते चले जाएंगे तो आप खुद व खुद जो है वो ट्रिक को समझ जाएंगे। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द मोटिव का। मोटिव मतलब होता है कोई वजह, कोई कारण। ठीक, अब इसका सिनोनिम पर्यायवाची क्या होगा? रीजन यानी कि वजह, कारण। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। बेनिफिट यानी कि लाभ, चांस यानी कि मौका, यूटिलिटी यानी कि यूटिलिटी मतलब हो गया उपयोगिता या फिर लाभ भी होता है। क्वेश्चन नंबर 124, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। जमुना लाल बजाज वाज वन ऑफ द फ्यू बिजनेसमैन। देखिए, वन ऑफ के बाद जो हमारा नाम होता है वो अपने प्लूरल फॉर्म में होता है, तो मैन की जगह जो है क्या यूज हुआ है? मेन का यूज हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में हमें नाउन को यूज करना होता है। इसको रिलेट करने के लिए हु का यूज हुआ है, क्योंकि ये जो है सजीव व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, इसलिए हु का यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बस ये समझने की चीज थी। हु इनकर्ड द रैथ ऑफ, रैथ मतलब क्या होता है? ये जो WRATH है, इसका मतलब क्या होता है? रैथ मतलब, ठीक है, तो रैथ मतलब होता है क्रोध। ठीक, इनकर्ड यानी कि अपने ऊपर झेलना। हु इनकर्ड द रैथ ऑफ द ब्रिटिश, जिन्होंने ब्रिटिश के गुस्सों को झेला था। फॉर सपोर्टिंग द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट किया था। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका बस हम लोग ने अर्थ समझा, यहाँ पर ग्रामेटिकल हमें समझना है। तो हु इनकर्ड द रैथ, रैथ मतलब हो गया गुस्सा, ऑफ ब्रिटिश फॉर सपोर्टिंग द, यानी कि आप किसी को सपोर्ट करते हैं, इसके पहले हम फॉर का यूज करते हैं, फॉर सपोर्टिंग मी। ठीक ठीक, तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, हम जाएंगे नो सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन के साथ, यानी कि राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। बाकी अगर आप ऑप्शंस को और केयरफुली देखेंगे तो रैथ ऑफ ब्रिटिश फॉर सपोर्टिंग, इन सपोर्ट ऑफ, इन सपोर्ट ऑफ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कभी भी हम सपोर्ट के साथ जो है इन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ पर जो आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए जो है हमें यहाँ पर एक प्रीपोजिशन यानी कि फॉर का यूज करना जरूरी है, इसलिए आप ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। और यहाँ पर टू सपोर्टिंग होगा नहीं, या तो आप टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करिए, जिसे हम लोग इनफिनाइट बोलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पे। यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। प्रेस बटन अ टू स्टार्ट द मशीन, सेड द इंस्ट्रक्टर टू ट्रेनीज, यानी कि जो ट्रेनीज हैं उन्होंने कहा इंस्ट्रक्टर को कि आप प्रेस करें बटन ए को मशीन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सिंपली उन्होंने कहा कि आप जो है बटन ए को दबाएं मशीन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक, तो ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो रिक्वेस्टेड का यूज यहाँ पर होगा नहीं। रिक्वेस्ट का यूज जहाँ ज्यादातर आप देखेंगे प्लीज करके जो सेंटेंस आपका शुरू होगा उसके साथ आप बनाइएगा रिक्वेस्ट में। ठीक, यहाँ पर देखिए सेट टू दो है, यहाँ पर टोल्ड में चेंज किया गया है नहीं, इसलिए आप इसे भी एलिमिनेट कर दीजिए। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो रूल्स अगर आपको याद है आप अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। दो ऑप्शन रिमेनिंग है। द इंस्ट्रक्टर टोल्ड द ट्रेनीज, द इंस्ट्रक्टर टोल्ड द ट्रेनीज टू प्रेस बटन ए टू स्टार्ट द मशीन, यहाँ पर दैट प्रेसिंग बटन वुड स्टार्ट द मशीन। तो यहाँ पर जो है इसका कोई भी आवश्यकता नहीं है। डायट प्रेसिंग यहाँ पर चूंकि देख रहे हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट में बन रहा है, तो हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में ही रखेंगे, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन सी भी आपका एलिमिनेट हो गया। ये सारे रूल जो हैं आपको नारेशन, जिसे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक, पीडीएफ आपको पिंड कर दिया गया है इस फाइल को, तो आप जाएंगे
और नरेशन के नाम से आपको एक पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसे पढ़ लीजिए। सारे बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे आपको बनने शुरू हो जाएंगे। उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद बहुत ही 3 से 4 पेज में, ज़्यादा नहीं है, ठीक, आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ें वहाँ पर समझ में ना आए तो आप उस हमारे डिस्कशन ग्रुप में, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसका डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। व्हाई डिड द एडिटर गिव सच अ र्यूड कमेंट। सब WHO फैमिली, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो WHO फैमिली, फिर आपका वाज या वेयर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए आपका इस का यूज हुआ है, आपने एलिमिनेट कर लिया। ऑप्शन सी यहाँ पर हैड का यूज हुआ है, आपने एलिमिनेट कर लिया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो बनेगा ये, क्योंकि हमारा जानते हैं कि हम सब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है, इसलिए हम वाज का यूज करेंगे। तो why was such a rude comment given by the editor। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, ठीक। यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में कोई चेंज किया नहीं गया था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, इसलिए आपने इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। तो अगर आपको टेंस वॉइस में किस प्रकार का दिक्कत है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट का नाम है SSC 45 डेज प्लेस, आप उस लेसन को देख लीजिए, उसमें सारे आपको टेंस और वॉइस के जो है रूल्स बताए गए हैं, या फिर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में भी ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, यहाँ पे आपको WS का अर्थ बताना है। पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, उसे क्या बोलते हैं। इनडेलिबल यानी कि अमीट, जिसे मिटाया ना जा सके, जिसे मिटाया ना जा सके। इनएफेबल, जिसे वर्णन न किया जा सके। इनफॉलिबल यानी कि जो गलती न करे, अचूक। इनडिस्पेंसिबल यानी कि परम आवश्यक, अति आवश्यक। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे। यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है, इसका आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 129, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप जो है इसे जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज MR प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ऑप्शन देखिए, हैज बीन एलिमिनेट, वाज एलिमिनेट, यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड एलिमिनेट। राइट आंसर इज ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 130, यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये आपको ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दिया गया है, आपको चेंज करना है डायरेक्ट में, ठीक। तो अनुराग सेज, यानी कि ये प्रेजेंट में बात हो रहा है, तो इस पार्ट को भी हम प्रेजेंट में ही रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसका आपको आंसर बताना है। हम आपको हिंट्स दे चुके हैं, आपको क्या करना है, ध्यान से देखकर इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 131, यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है फिर से। तो तारू टोल्ड यानी कि ये पास्ट, तो यहाँ पर देखिए कॉन्टिन्यूअस में बन रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक। तो आपको यहाँ पर जो है क्या करना है, वाज हैविंग हर ऑनलाइन, ठीक। तो इसको जो है हम लोग किसमें चेंज करेंगे ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका जो है पास्ट कब बनता है, ये आपका पास्ट कब बनता है, जब हमारा ये पार्ट प्रेजेंट में होता है, ठीक। तो ये प्रेजेंट में होगा, तभी तो हम इसके अनुसार, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट होता है उसके अनुसार इसे हम चेंज करते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, और आपको ये PDF में मिल जाएगा अच्छे से। तो आपको क्या करना है, इसे प्रेजेंट में रखना है, और ये तो पास्ट है ही, ठीक। तो टोल्ड को आप सेड टू में चेंज करके इसको प्रेजेंट में रखिएगा। और तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख भी सकते हैं, दो ऑप्शन तो आपको ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे, या तो सी होगा या तो फिर डी होगा, आपको आंसर बताना है, ठीक। नाउ का क्या होगा, नाउ का दैट टाइम या देन, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज आपको PDF में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 132, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एनिमल्स कांट मेक टूल्स, तो जहां पर आपको एक्सिलरी मोडल्स वर्ब दिखें तो कैन, ये जो भी मॉडल एजुअल वर्ब्स हैं वहां पे आपको बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो ऑप्शंस देखेंगे, आर एलिमिनेट, कुड एलिमिनेट, कैन नॉट बी मेड, कैन नॉट बी मेड, ठीक। ऑब्जेक्ट आपका है मेक टूल्स, सॉरी टूल्स, तो यहाँ पर जो है आपका टूल्स हो जाएगा। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे। यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हर फेल्यूर टू गेट एडमिशन इन द साइंस स्ट्रीम सरप्राइज्ड अस, यानी कि वी सरप्राइज, ठीक। यानी कि यहाँ पर जो है देखिए आपका सब्जेक्ट और ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक, यानी कि आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ऑप्शंस देखिए, हैड का यूज एलिमिनेट, वेयर
यहाँ पर हैव बीन, एलिमिनेट, आर, एलिमिनेट। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। देखिए आपका ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ तक, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया और आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट आपका बन गया यहाँ पर सब्जेक्ट वी, और वी के साथ हम लोग वेयर का यूज करेंगे और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे। यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। मेडिकल डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन डायग्नोजिंग डिजीजेस यूजिंग एक्सरे, सीटी स्कैन्स एंड अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पर जो जितने भी आपको जो नाम दिए गए हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन्स एंड अल्ट्रासाउंड, तो इसमें जो है आपको रेडिएशन निकलता है। तो रेडिएशन से जहाँ पर संबंधित जो आएगा वो आपका हो गया रेडियोलॉजिस्ट, यानी कि विकिरण विज्ञान। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन देखेंगे तो पैथोलॉजिस्ट यानी कि जो रोग का निदान करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि जो हृदय से संबंधित डॉक्टर होते हैं, हृदय यानी कि हार्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि जो त्वचा से संबंधित डॉक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। आवर प्रिंसिपल सेज रूल्स आर टू बी फॉलोड बाय एट एनी कॉस्ट। ये आपका प्रेजेंट, तो इसे भी हम लोग प्रेजेंट में रखेंगे। ठीक, तो प्रेजेंट में हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन टोल्ड है, एलिमिनेट, क्योंकि प्रेजेंट में हम इसे क्यों चेंज करेंगे। सेड, प्रेजेंट पास्ट में, इसे हम क्यों चेंज करेंगे। एडवाइस्ड, ये भी आपका पास्ट में, क्यों हम चेंज करेंगे। यहाँ पर सिंपली हम प्रेजेंट में रख रहे हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। बस आपको एक चीज को ध्यान में रखकर देखना है। क्वेश्चन नंबर 136 यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। भानु फिनिश्ड टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। ठीक, भानु फिनिश्ड टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका एरर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टू रीड की जगह जो है हम रीडिंग का यूज करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर इन्फिनाइट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे जिरेंड का। जिरेंड का यूज हम कब करते हैं, जो कोई काम हो चुका है। भानु फिनिश्ड रीडिंग सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 days, यानी कि ये काम आपका हो चुका है। ठीक, तो जहाँ पर कोई काम हो चुका होता है आप वहाँ पर जिरेंड का यूज करें। और हम लोगों ने शायद 2 या 3 दिन पहले के क्लास में जो है इन्फिनाइट और जिरेंड के यूज को सीखा है। तो आई होप आप सभी ने उस चीज को समझा होगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंस है, आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। 138 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब होता है अकस्मात, अचानक से, बिना कोई प्लान के। ठीक, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शंस हैं डिसाइडिंग आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग, यानी कि काफी सोच विचार करने के बाद। बीइंग एक्सट्रीमली केयरफुल, यानी कि बहुत सावधान होना। वेटिंग नर्वसली फॉर समथिंग, यानी कि एकदम बहुत ही नर्वस होकर, बेचैन होकर किसी चीज का प्रतीक्षा करना। एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, यानी कि आप बिना कोई सोचे समझे काम कर देते हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 139 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। ओवर वंस हेड, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि समवंस एबिलिटी टू स्टार्ट, यानी सॉरी बियॉन्ड समवंस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि कोई चीज को समझने के लिए जो है वो उसके समझ से परे होता है, उसके योग्यता से ऊपर होता है, यानी कि वो चीजें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं जो समझ से परे हो। ऑप्शंस देखिए, अनएबल टू फंक्शन एज बिफोर, यानी कि आप पहले जैसा कार्य नहीं कर सक रहे हैं। बीइंग एट डिसएडवांटेज, यानी कि आपको उस चीज का डिसएडवांटेज मिला हो, यानी कि उसका फायदा न मिलके डिसएडवांटेज मिला हो, नुकसान हुआ हो। बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, यानी कि आपके सोच के, आपके योग्यता के, समझ के परे वो चीज है। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। समथिंग टोटली अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जो आपके एक्सपेक्टेशन से परे हो, यानी कि आपने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 140 यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही रिग्रेटेड द मिस्टेक ही हैड मेड इन हिज कैलकुलेशंस। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका सिंपल पास्ट होगा, तब ये जाके पास्ट परफेक्ट में बना है। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो हम सिंपल पास्ट में से बनाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका कौन सा राइट आंसर होगा वो देख लीजिए। यहाँ पर रिग्रेट्स और यहाँ पे आई एम सॉरी, ये प्रेजेंट में बन रहा है, इसलिए आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा, इसका आपको आंसर बताना है। अगर आपने उस पीडीएफ को पढ़ लिया, आपको अच्छी चीजें समझ में आ गई हो, तो आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 141 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। सी इटसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन ऑफ हर्स। सी को रिलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ का यूज करेंगे। ठीक, इट के लिए अगर यूज होता तो हम लोग इट सेल्फ का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर सी है, इसको हम रिलेट करेंगे हर सेल्फ से। तो हर सेल्फ और सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसके साथ हम इसका यूज करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। आर का यूज कब होता है, प्लूरल के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 142 यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्विच में चेंज करना है। आई आस्क्ड राहुल व्हाई ही वाज बैक सो सून। तो यहाँ पे पास्ट, ये भी पास्ट, यानी कि कोई आपका पास्ट जो है प्रेजेंट में होगा। ठीक,
तो यहाँ पर आपको उसका जो है प्रैक्टिस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 140, ये देखिए हम कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी जो है बताकर भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम इसलिए क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं ताकि आप इससे खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें। जहां पर आपको कंफ्यूजन हो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, पूछ लीजिएगा। लेकिन अगर कंफ्यूजन नहीं है तो आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर। जो रूल का पूरा पीडीएफ आपको दिया गया है, आप उसको पढ़ने के बाद आराम से हर एक क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करिएगा। अगर नहीं आपको समझ में आया तो जरूर कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 143, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। इफ समबडी अटैक्स यू, यू नीड्स बी एबल टू डिफेंड योरसेल्फ। देखिए ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में बन रहा है पूरा का पूरा, तो यू के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो नीड्स यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, इसलिए आपका ये पार्ट तो गड़बड़ है। तो ये गलती आपका नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, अब दो ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शंस रिमेनिंग है, नीड टू बी एबल, नीड बीइंग एबल, नीड बी एबल। तो देखिए कल के लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक ठीक, कल के लेसन में या सॉरी आज के सुबह के लेसन में जो हम आपको रिवीजन का लेसन जो है करा रहे हैं, ठीक, जो हम लोग रिवीजन का क्लास कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो रिवीजन का जो हम लोग यहाँ पर क्लास कर रहे हैं तो वहाँ पर आज ही हम लोगों ने पढ़ा है नीड के साथ टू का यूज करना। आई होप आप सभी को याद होगा, आप सभी ने उस लेसन को देखा होगा। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। ठीक, नीड के साथ टू का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 144, यहाँ पे आपको ईडियम का अर्थ बताना है। वन ट्रैक माइंड, इसका मतलब क्या होता है? वन ट्रैक माइंड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि whose thoughts are preoccupied with subject, one subject और interest, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी खास चीज में जो है सोचता रहता है, वो preoccupied है, यानी कि वो उसके बारे में जो है उसने अपना सोच वैसा बना लिया है। ठीक, ऑप्शन देखिए, यूजिंग अ वेल नोन पथ, यानी कि आप एक अच्छे रास्ते से जा रहे हैं। थिंकिंग ऑफ अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आप दूसरे तरीके से सोच रहे हैं। वेटिंग अननेसेसरी फॉर समथिंग, यानी कि आप बहुत ही चिंतापूर्ण उस चीज से सोच रहे हैं। ठीक, वेट कर रहे हैं। ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग, यानी कि आप किसी एक चीज के बारे में ही हमेशा सोच रहे हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 145, यहाँ पर आपको इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सी सेड इज एनीवन देयर इन द हाउस, तो पास्ट, इस पार्ट को भी आप पास्ट में चेंज कर दीजिएगा। ठीक, तो ऑप्शंस अगर आप देखेंगे आराम से तो इज और इज आपने तीन ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिए। कितना आसान है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक, तो बस रूल्स को ध्यान में रखना है और ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ लेना है एक बार। आपने क्या किया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आपने देखा और उसके बाद आपने इसे एलिमिनेट कर लिया, तीनों ऑप्शंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 146, यहाँ पे आपको OWS करते बताना है। समथिंग और लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस, यानी कोई ऐसा चीज जिसका बहुत ही कम वैल्यू हो, एकदम मतलब महत्वहीन हो। ठीक, ऑप्शन देखिए, ट्रिवियल यानी कि महत्वहीन, राइट आंसर इज द ऑप्शन है। कार्डिनल यानी कि प्रमुख, स्कैंटी यानी कि कमी, अल्पता, फंडामेंटल यानी कि मौलिक। क्वेश्चन नंबर 147, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है कंटेम्पोररी। ठीक, कंटेम्पोररी यानी कि समकालीन। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। ठीक, समकालीन यानी कि दो लोग जो हैं एक ही समय में रह रहे हैं तो वो समकालीन होते हैं एक दूसरे के। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 148, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल फाइंड आउट करना है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वेयर वेस्टेड। तो यहाँ पर देखिए मनी वर्ड का यूज हुआ है। ठीक, मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। मनी जो है अनकाउंटेबल, जैसे कि इंफॉर्मेशन, वाटर, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है। तो इनके साथ जो हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे वेयर की जगह हम क्या यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मनी, इंफॉर्मेशन, वाटर, ये जो है आपके अनकाउंटेबल नाउन है, उनके साथ वर्ब का जो है आपका सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। क्वेश्चन 149, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही वाज ईटिंग अ लार्ज पिज्जा, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस, तो वाज वेयर प्लस बीइंग का यूज करिएगा। एलिमिनेट राइट आंसर इज द, देखिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और बीइंग आपने देखा, राइट आंसर आपने चूज कर लिया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 150, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। वी कुड सी फिल इन द ब्लैंक वाइल्ड एलिफेंट्स वॉकिंग इन द रिवर। ऑप्शन देखिए, नन यानी कि किसी को नहीं, लॉट यानी कि बहुत सारे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एलिफेंट्स यानी कि प्लूरल है, तो हम लॉट की जगह लॉट्स ऑफ लिखेंगे। ठीक, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, गलत तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। सम यानी कि कुछ हाथियों को हमने देखा, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। इन्हीं का प्रयोग हम लोग नेगेटिव सेंस में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, यहाँ पे आपको OWS करते बताना है। पर्सन हु रॉब शिप्स, यानी कि कोई व्यक्ति या फिर कोई समूह लोगों का जो जहाजों को, जो जहाज होते हैं उनको चोरी करता है। ऑप्शन देखिए, रॉबर्स यानी कि चोर डकैत, बैंडिट्स यानी कि डकैत डाकू, डकैट्स यानी कि डाकू चोर, पायरेट्स यानी कि जो समुद्री लुटेरे होते हैं जो शिप्स को चुराते हैं। राइट आंसर इज द
जो लुटते हैं समुद्री, उन्हें बोला जाता है समुद्री लुटेरे। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 152, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द सॉन्ग वाज सो मूविंग एज ऑल आईज बिकेम वेट। देखिए आज के लेसन में ही पढ़ा है, तो आज की 2-3 चीजें जो है हमें रिवीजन यहाँ पर हो गया, वो सीजीएल मेंस में पूछ चुका है। देखिए सो के साथ हम क्या यूज करते हैं, डाइट का यूज करते हैं, ये आज के लेसन में ही हम लोगों ने पढ़ा है। और राइट आंसर इज ऑप्शन है। आपने कुछ नहीं किया, बस आपने पढ़ा, आपको पता है कि हम सो के साथ डाइट का यूज करेंगे, आपने कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लिया और डाइट को आपने क्लिक करके आप आ गए, आपका सही भी हो गया। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन है। ठीक, तो चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम ज्यादा इधर उधर जो है हम नहीं करते हैं, सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है हम आपको बता रहे हैं। आपका बस काम यही है कि आप पढ़ते रहिए। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीजें समझ में आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, द मानसून्स आर बिल्डिंग, यानी कि सॉरी द मैसोन्स आर बिल्डिंग द हाउस। तो यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इज एम आर प्लस बीइंग का यूज करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पास्ट में किया था, वाज वेयर प्लस बीइंग। यहाँ पे प्रेजेंट में है तो इज एम आर प्लस बीइंग का यूज करेंगे। तो ऑप्शंस अगर आप देखिएगा तो आराम से अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर इज बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यूज हो गया, बाकी ऑप्शन देखिए इज एम आर कहीं पर यूज नहीं हुआ, यहाँ पर यूज हुआ है लेकिन बीइंग का यूज नहीं हुआ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 154, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। देयर वर 10 चिल्ड्रन इन द क्लास, 6 ऑफ विच वाज क्राइंग। विच का यूज हम लोग नेगेटिव चीज में करते हैं, ये किसको रिलेट कर रहा है, ये चिल्ड्रन को रिलेट कर रहा है। चिल्ड्रन जो है सजीव चीज है, तो यहाँ पर जो है आपका नो सब्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और ये चीज भी हम लोग सीख चुके हैं कि कोई प्रीपोजिशन हो, यहाँ पर देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है तो इसके साथ हम हमेशा हुम का यूज करते हैं, ये हम लोग भी सीख चुके हैं ग्रामेटिकल रूल्स में। ठीक, और ये प्रीवियस लेसन में आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो है हम होम का यूज करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन है। तो बस आपको रूल्स याद है, आपने क्या किया, हमें पता है कि प्रीपोजिशन है, उसके साथ हम होम का यूज करेंगे, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 155, यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। 156 पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो यहाँ पर देखिए हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, तो ऑप्शंस देखेंगे अगर आप केयरफुली, तो यहाँ पर बीन का यूज हुआ नहीं है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर वेयर का यूज हुआ है, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका यहाँ पर रिमेनिंग है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, वो बनेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, कस्टम ऑथोरिटीज हैव ऑलरेडी बीन टिप्ड अबाउट द ड्रग्स। ठीक, तो यहाँ पर बाई का यूज हुआ है, यहाँ पे अबाउट। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 157, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंस आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 158, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई रिफ्रेशिंग चीजों को करना, कोई ताजे चीजों को, नए चीजों को करना। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं हम लोग। समवन विथ अ प्लीजेंट वॉइस, यानी कि किसी का आवाज जो है बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सुहावना है। अ हाई प्राइस्ड एंड एक्सपेंसिव थिंग, यानी कि कोई चीज बहुत ही महंगा है। पीसफुल एंड रिलैक्सिंग प्लेस, यानी कि बहुत जगह शांत जगह है जहां पर हो। समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन 159, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। ऑन द डबल, ऑन द डबल, इसका मतलब क्या होता है, वेरी क्विकली होता है। इसका मतलब होता है कि बहुत ही जल्दी कोई काम करना, बहुत ही जल्दी। ऑप्शन देखिए, ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, यानी कि ढहने की कगार पर, गिरने की कगार पर होना। बिटवीन टू अनडिजायरेबल थिंग्स, यानी कि जहां पर आपको दो अनचाहे चीजों के बीच आप फंस गए हैं। ठीक, एट द फास्ट स्पेस, यहाँ पर राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, यानी कि आप जो है बहुत ही जल्दी में कोई काम कर रहे हैं। आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि जो चीजें अव्यवस्थित हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 160, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। लेट दिस ईमेल बी सेंट, तो लेट को हम लोग किसमें करेंगे चेंज, तो इसका सिंपली जो है हम लोग सेंड दिस ईमेल इमीडिएटली में चेंज करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। ये आपको जो इस तरह के जो लेट से आपके सेंटेंसेस, मॉडल एक्चुलरी या फिर सिंपल जो जिस प्रकार से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वॉइस में, वो सारे आपको एसएससी 45 डेज प्लेज में मिल जाएगा। तो आप जाइए उन लेसन को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने 150 क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लिया है। अब जो है 50 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, वो आपको पार्ट 4 में मिल जाएगा। ठीक, इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो है आप स्क्रॉल करके जाएंगे 20 या 22 दिन 25 दिन आसपास पहले का, तो आपको जो है इस तरह के पीडीएफ देखने को मिलेंगे। आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करके सारे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो हैं जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सिनोनिम, एंटोनिम आपको साथ में दिया गया है, इसका अर्थ भी दिया गया है, सेंटेंस में भी यूज करके बताया गया है। तो जरूर जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और डाउनलोड करके सब याद करते जाइए, क्योंकि जब भी आपका एग्जाम होगा, कोविड के बाद जो है आपका एग्जाम तो होगा ही। ठीक है, तो एग्जाम होगा तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे, तो उस समय आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।